आग के गोले का कैसे रिसर्च करेगा भारत का आदित्य L1? लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। सूर्याय नमः। क्या मकसद है भारत के आदित्य L1 का? 2, 1, 0। आखिर क्यों नाम दिया गया है भारत के मिशन को आदित्य L1? श्रीहरिकोटा से ही सैटेलाइट क्यों लॉन्च करता है इसरो? धरती से L1 तक कैसे यात्रा करेगा भारत का अंतरिक्ष यान? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। 23 अगस्त को चंद्रमा पे भारत ने सफल लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 की। उसके कुछ दिनों बाद यानी करीब 10 दिनों के बाद ही आज भारत ने एक बार फिर से सूर्य मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम आदित्य L1 है। 2 सितंबर को दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। भारत के मिशन आदित्य L1 को समझने से पहले आपको सूर्य की संरचना को समझना होगा। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है, जिसके अंदर चमकीली गैस है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य में एक परतदार संरचना होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोर के बारे में। कोर सूर्य का वह क्षेत्र होता है जहां परमाणु संलयन होता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोर सूर्य के सौर इंटीरियर के आकार का लगभग 20% होता है, यानी जो कोर परत है वो सूर्य के पूरे आकार का 20% हिस्सा होता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र भी होता है। यहाँ बहुत ही उच्च तापमान होता है, लगभग 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला क्षेत्र है रेडिएटिव जोन। इस जोन में जो कोर में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इस परत को विकिरण क्षेत्र कहा जाता है, यानी रेडिएटिव जोन। अगला क्षेत्र है संवहनी क्षेत्र, जिसको कि कॉन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि उष्मा ऊर्जा जो है वो तापीय संवहन द्वारा स्थानांतरित की जाती है। फिर होता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को प्रकाश का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सौर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सूर्य के अधिकांश विकिरण का उत्सर्जन करती है। फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगला है वर्णमंडल। यह लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर गहरा होता है और अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन जलने के कारण एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करता है। इस चमक को आप पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। अगला है कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है, जिसका घनत्व बेहद कम होता है। हम इसे केवल विशेष उपकरणों की सहायता से पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा अन्य दिनों में भी देख सकते हैं, जैसे टेलीस्कोप वगैरह से इसे आसानी से देखा जा सकता है। अब समझते हैं कि आदित्य L1 किस तरह से सूर्य के करीब पहुंचेगा और सूर्य के अलग अलग परतों की जानकारी वो भारत भेजेगा, उसका निरीक्षण करेगा। आदित्य L1 पॉइंट पे रुकेगा और वहां से सूर्य का वो निरीक्षण करेगा। अलग अलग परत, क्रोमोस्फेयर हो गया या फिर सूर्य का बाहरी परत कोरोना हो गया, इन सारी परतों की जानकारी जो है वो आदित्य L1 इकट्ठा करेगा। आखिर यह L1 पॉइंट क्या है और L1 पॉइंट पे ही आदित्य L1 को क्यों रखा गया है, इसको समझिए। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लगेज पॉइंट हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। L1, L2, L3 ये स्थिर नहीं है और यह अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को ही लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। अब सवाल है कि इतने सारे पॉइंट में L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया है, जहां पे आदित्य L1 जाकर के सूर्य का निरीक्षण करेगा। तो L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है और L1 जो जगह है वहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है
इस फोर्स के वजह से स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। आसान भाषा में कहें तो L1 पॉइंट पर जब आदित्य L1 पहुंचेगा तो वहां का जो गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों पिंड के बीच जो है स्थिर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि आदित्य L1 वहां पे स्पेसक्राफ्ट में एक जगह स्थिर होकर के लंबे समय तक सूर्य का निरीक्षण कर सकता है। क्योंकि L1 पॉइंट जो है वो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है, जिस कारण से आदित्य L1 जब उस गुरुत्वाकर्षण में आएगा तो वहां पे उसे किसी भी तरह की कोई अस्थिरता नहीं दिखेगी, बल्कि वो एक अस्थिर पॉइंट पे पहुंच करके, यानी जो L1 पॉइंट है वहां पे पहुंच करके सूर्य का लंबे समय तक, यानी कि 5-6 वर्षों तक जो है वो निरीक्षण कर सकता है। ऐसे में ईंधन की जो खपत है वो भी नहीं होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक जगह पे अस्थिर रहेगा, तो ऐसे में ईंधन की भी काफी बचत होगी, जिस कारण वो लंबे समय तक सूर्य का अलग अलग परत का निरीक्षण कर सकता है। इसलिए L1 पॉइंट को चुना गया है। इसके अलावा L1 पॉइंट से आदित्य L1 जो है वो 7 दिन और 24 घंटे सूर्य का अवलोकन कर सकता है, यानी कि दिन और रात का कोई वहां पे प्रभाव नहीं दिखेगा, बल्कि 7 दिन और 24 घंटे आदित्य L1 जो है वो सूर्य का निरीक्षण कर सकता है। इसके अलावा जो आदित्य L1 पॉइंट है वो पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिस कारण से एक संचार का माध्यम जो है, जो वहां से डाटा रिसीव होगा वो भारत आसानी से पृथ्वी तक आसानी से पहुंचेगा। इस कारण से भी L1 पॉइंट को चुना गया है। सूर्य को आदित्य नाम से भी जाना जाता है और भारत का जो आदित्य L1 है यह L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। इस कारण से इस पूरे मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। आदित्य का मतलब सूर्य होता है और L1 वो पॉइंट है जहां पे इस मिशन को, इस स्पेसक्राफ्ट को रुकना है, इसलिए इस पूरे मिशन को ही आदित्य L1 का नाम दिया गया है। अब समझते हैं कि L1 तक आदित्य L1 किस तरह से पहुंचेगा, क्योंकि इसमें लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा L1 पॉइंट तक पहुंचने में। आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद एक बार सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू होगा। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत ही आसानी से अपनी यात्रा पूरी करता है। इसके बाद हॉलो ऑर्बिट में आदित्य L1 को स्थापित कर दिया जाएगा और यहां तक पहुंचने में ही इसे करीब 4 महीने का समय लगता है, लगभग 120 दिन। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने के लिए अपने साथ 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। पेलोड्स एक तरह का हाई रेजोल्यूशन मशीन होता है जिसके अंदर कई तरह के सेंसर लगे होते हैं, जो किसी परत को बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण करता है। उसके आसपास जो भी क्रिया चल रही होती है उस डाटा को वो कलेक्ट कर सकता है। आदित्य L1 में भी 7 पेलोड को भेजा गया है, जिसमें से 4 पेलोड जो है वो सूर्य की अलग अलग परत का निरीक्षण करेगा। इसके अलावा जो 3 पेलोड है वो जो L1 पॉइंट है जहां पे आदित्य L1 रुका हुआ है, रुकेगा, उसके आसपास का वो निरीक्षण करेगा। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च करने का कई कारण है। पहला कारण है श्रीहरिकोटा की लोकेशन ही इसका यूएसपी है, यानी कि खासियत यह है कि ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है। ऐसे में यहां से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी कम आती है और उसके सफल होने का जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो भी ज्यादा होता है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण यह भी है, आंध्र प्रदेश एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष को सीधे समुद्र में गिरा सकते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी इस जगह की खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस जगह का चुनाव करता है।